ऑलराइट, सो हाय एवरीवन, माय नेम इज़ सात्विक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं देने जा रहा हूँ मेरी सेल्पिप की एग्ज़ाम। और क्योंकि मेरी आइल्स की एग्ज़ाम में मैं आधे बैंड से रह गया था फुल स्कोर में, मैंने सोचा कि सब लोग बोल रहे हैं सेल्पिप उनको ज़्यादा इजी लगता है, तो मैंने सोचा कि द बेस्ट वे टू फाइंड आउट इज़ टू गो एंड ट्राई इट। तो आज मैं सेल्पिप देने जा रहा हूँ। और आज जाने से पहले, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि मेरी एग्ज़ाम में एक मिस्टेक ये हो गई थी कि मेरे फास्टिंग के दिन मैंने मेरी एग्ज़ाम रखी थी, एंड दिस इज़ हाउ आई फिक्स्ड इट। फिर मेरे दोस्तों के घर गया मैं, जहाँ पे गणपति बाप्पा की स्थापना की है। और फिर गैस स्टेशन, और ये गैस के प्राइसेस सितंबर 2024 में। ओके, तो अब मैं पहुंच गया हूँ यहाँ पे 12 के टेस्टिंग सेंटर में। आपको जो एड्रेस दिया जाएगा वो 255 वुडलॉन ड्राइव लिखा होगा, लेकिन आप 255 में मत जाना, आप सीधा 212 में घुस जाना। क्योंकि अगर आप 255 से होके जाओगे तो आपको अंदर अंदर घूम के बहुत ही लंबा रास्ता पड़ेगा। पता नहीं उन्होंने 255 क्यों लिखा है, मेन कॉम्प्लेक्स का एड्रेस दे दिया आपको, 212 में घुस जाना। और आपको ये भी बताना था कि यहाँ पे आजू बाजू देखो, मैकडॉनल्ड्स है, टिम हॉर्टन्स है, बर्गर फैक्ट्री है, चक्स रोड हाउस है, और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो आप जल्दी आ जाओ, आपके दोस्तों के साथ बैठो यहाँ पे, या अकेले आए हो तो अकेले बैठो, थोड़े वीडियोस देख लो प्रिपरेशन के लिए, या फिर ऐसे ही बस लाइट होने के लिए दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर लो, लेकिन जल्दी आओ रादर देन बीइंग लेट। हाँ, तो मैंने फ्रेंच फ्राइज़ खा ली मैकडॉनल्ड्स में, और अब मैं आया हूँ यहाँ पे हार्वीज़ में। लेकिन ये बहुत ही अजीब चीज़ देखी मैंने हार्वीज़। यहाँ पे एंट्रेंस के बाजू में ही ड्राइव थ्रू है, मतलब पता नहीं कितना एक अजीब सा यहाँ पे है कि भाई गाड़ियाँ खड़ी है और लोग जा रहे हैं बीच में से। और एक चीज़ मुझे जो बढ़िया लगती है हार्वीज़ की, वो ये है कि यहाँ पे इनकी वेजी पैटी काफ़ी अच्छी है, और आप सबवे की तरह पूरा बर्गर कस्टमाइज़ कर सकते हो। मैकडॉनल्ड्स में फ्रेंच फ्राइज से ज़्यादा कुछ है नहीं वेजिटेरियंस के लिए खाने को, लेकिन ये काफ़ी अच्छी जगह है। तो ये है इनका टेस्ट सेंटर, और बोला है 45 मिनट्स पहले आने के लिए यहाँ पे अंदर। तो जाके देखते हैं अंदर क्या है चल रहा है। ऑलराइट, तो टेक्निकल डिटेल्स में जाने से पहले हम पहले ये बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे हो सकती है जिसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। और फिर हम बात करेंगे हर एक मॉड्यूल के बारे में, क्या क्या थोड़े छोटे मोटे डिफरेंस है। और फिर हम मेन क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे कि क्या सेल्पिप आइल्स से ज़्यादा इजी है या नहीं। सबसे पहली बात कि अगर टेस्ट सेंटर बहुत छोटा है, जो 12 का था, तो आपको क्या हो सकता है प्रॉब्लम कि छोटी सी जगह में बहुत सारे लोग स्पीकिंग की एग्ज़ाम एक साथ दे रहे होंगे। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 1:1 एग्ज़ाम होती है स्पीकिंग की। आपके कंप्यूटर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे आपका क्वेश्चन हो जाएगा आपका रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगा। रिकॉर्डिंग का टाइमर भी साथ में होगा, और जैसे 90 सेकंड्स आपको बोलना है, ठीक है, तो वो 90 सेकंड्स का पूरा आपका आंसर आपको बोलना है कि भाई ऐसा है वैसा है, यहाँ पे ये हो रहा है, ये सारी चीज़ें आप बोलोगे, और अपने आप वो टाइम पे आंसर ख़त्म हो जाएगा। वो रिकॉर्डिंग उसी सेकंड ख़त्म हो जाएगा जब आपका टाइमर ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ की स्पीकिंग की एग्ज़ाम होती है, ना कि हम इंसान के सामने बात करें। तो ऐसी सिचुएशन में हो सकता है कि आप कुछ आंसर बोल रहे हो, आपके आजू बाजू वाला कुछ और बोल रहा है, दोनों थॉट्स मिक्स हो सकते हैं, या अगर समझ नहीं आ रहा है वो क्या बोल रहा है, तो फिर भी आपको डिस्टर्बेंस बहुत क्रिएट हो सकता है, आपकी जो ट्रेन ऑफ थॉट है वो पूरी हिल जाएगी। तो इस टाइप का आपको इनकन्वीनियंस हो सकता है। तो आपको क्या करना है इसके लिए कि आप उनको सबसे पहले बताओ कि मुझे ईयर प्लग्स दो। मैंने ऐसा किया था, मैंने ईयर प्लग्स लगाए, ईयर प्लग्स के ऊपर हेडफोन्स और लगा दिए। मैंने सोचा जितना हो सके उतना आवाज़ में निकाल दूँ, क्योंकि किसी के बोलने की वजह से अगर मेरा डिस्टर्ब होगा तो मैं किसका फॉल्ट निकालूंगा इसमें। दूसरी चीज़ जो मेरे साथ हुई थी वो ये है कि मैं जो ये कड़ा पहनता हूँ हाथ में, तो इन्होंने बोला था कि कड़ा निकालना पड़ेगा। अब कड़ा से कैसे कोई एक एग्ज़ाम में कॉपी हो सकती है, या इससे क्या कोई इशू कर सकता है, ये तो वही जाने, लेकिन फॉर सम रीज़न अलाउड नहीं था। तो अब इसको मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि जैसे कड़ा है, तो
अभी आप अपनी बैग में रख दोगे और बोलोगे कि भाई मैं मेरी बैग में रख दूंगा, तो भी गलत है, क्योंकि आप बैग में रखोगे कड़ा और बैग खुद ज़मीन पे है, तो वो भी बात गलत है। तो इससे अच्छा मैं आपको सजेस्ट करूँगा, कार में कई सारे लोग हैं जो अपने रिलीजियस वो सारी चीज़ें रखते हैं, कार में डैशबोर्ड पे लगाते हैं, तो उन्हीं के पास रख के आ जाइए। तो या फिर उससे भी सही सही बात मैं आपको बोलूँ कि एग्ज़ाम सेंटर में पहन के मत आए, क्योंकि अगर वो यहाँ पे आके आपको उतारने को बोलेंगे तो इनएडवर्टेंटली कुछ ना कुछ गलती से अगर हमारे कोई रिलीजियस ऑर्नामेंट्स की या हमारे कोई रिलीजियस चीज़ की डिसरिस्पेक्ट हो जाए तो वो भी गलत है। तो उससे अच्छा आप घर में जहाँ पे प्रेयर्स करते हो वहीं पे उसको रख के आइए। इट्स बेटर कि हम कैरी ना करें रादर देन कि कैरी करें और उसका डिसरिस्पेक्ट हो। तो ये एक चीज़ ध्यान में रखना। तीसरी चीज़ जो मेरे साथ वहाँ पे हुई थी वो ये इशू था कि भाई एग्ज़ाम सेंटर में हम बैठे, जब तक मैं वहाँ पे आया था तब तक बाहर ठंडी थी, मैं बाहर घूम रहा था, आप लोगों ने वीडियो में देखा, गाड़ी में भी मैं हुडी में ही आ रहा था, तो माहौल ही वैसा था कि हुडी आपको कंफर्टेबल लगती है। लेकिन जैसे मैं एग्ज़ाम सेंटर में गया काफ़ी ज़्यादा सफोकेशन था इस छोटे से रूम में, क्योंकि बहुत सारे लोग भरे थे अंदर और उसके पहले ही लोग अभी एग्ज़ाम दे के निकले होंगे या जो भी है। तो रूम में काफ़ी ज़्यादा सफोकेशन था और बदबू भी आ रही थी। और अब एसी का तो क्या ही मैं आपको बोलूँ अब। तो मैंने सोचा कि मैंने उसको बोला कि भाई मैं ये जैकेट मतलब मेरा हुडी निकाल दूँ। अब पूछना पड़ेगा ना, क्योंकि जैकेट तो ऐसे है नहीं कि जिप करके शांति से निकाल दिया, हुडी है भाई, दिख जाएगा, कोई निकालने की कोशिश कर रहा है अंदर फंस गया है मतलब ऐसे करके। तो मैंने उसको बोला आउट ऑफ कर्टसी कि भाई मैं निकाल दूँ बस, तो बोले कि नहीं 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 अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है, और बोले कि आपको ये निकालना है तो क्लास के बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि हुडी भी बाहर रखना है, हुडी ऐसा उतार के रख नहीं सकते साइड में। अब मैंने सोचा चलो इसके पीछे होगा कोई वैलिड रीज़न, तो मैंने बोला देख भाई एग्ज़ाम तो शुरू हो गई है, अब मैं ये हुडी वुडी देने वापस कहाँ जाऊँगा। तो मैं पूरी एग्ज़ाम वो पहन के बैठा, वो क्या करना है अभी, उसको ऑप्शन नहीं है ना। तो ये चीज़ है। एक और चीज़, वॉशरूम जाके आ जाना आइल्स की तरह इतना इजी नहीं है चालू एग्ज़ाम में इसमें वॉशरूम जाना, क्योंकि अगर आप सेल्फिप में वॉशरूम के लिए गए बाहर तो पहले से आपका पूरा सिक्योरिटी चेक होगा, ये सारा कुछ आपका होगा, फिर आपको अंदर आना पड़ेगा, आने मिलेगा। तो फालतू का टाइम वेस्ट होगा और मॉड्यूल आपका पॉज नहीं होगा, ये एग्ज़ाम चलती रहेगी। जिनको CLB का कंसेप्ट नहीं पता बिल्कुल ध्यान से सुनना, एकदम ईजिली मैं आपको बता देता हूँ। लेफ्ट कॉलम में आपको CLB दिखेगा विच इज़ कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क, जो कनाडा ने अपना एक स्टैंडर्ड कंपैरिजन यूनिट बनाया है सारी अलग अलग एग्ज़ाम्स को एक कॉमन वैल्यू देने के लिए। तो अब यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में आइल्स के 4 मॉड्यूल दिखेंगे। वहाँ पे जब आप देखोगे कि जो CLB 9 है उसके सामने आपको 8777 का स्कोर दिखेगा, जो सबका यूजुअल टारगेट होता है। जब आप 8777 लाते हो आपको CLB 9 मिलता है विच इज़ सेल्पिप का 9 का स्कोर, ये उसमें कन्वर्ट होता है और आपकी फ़ाइल में ऐड होता है। जब आपकी फ़ाइल में ये स्कोर ऐड हो जाता है आपको 136 पॉइंट्स में से 133 पॉइंट्स मिलते हैं। मेरा जो पिछला स्कोर था आइल्स का वो यही था, आप देखोगे तो रीडिंग में मेरे 7.5 थे, 8 से ज़्यादा नहीं थे, विच मीन्स मेरा स्कोर गिर के 9 पे आ जाएगा। इसलिए मुझे मेरा आधा बैंड मुझे बहुत महंगा पड़ा। जब ये एग्ज़ाम मैंने दी तो सीधा 12 यूनिट आ गया मेरा, और यहाँ पे आपको सिर्फ 10 तक इसलिए दिख रहा है क्योंकि आइल्स में अगर आपको 9 आ गए मतलब 10 का स्कोर आ गया, मतलब इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि आइल्स में उससे आगे कुछ है ही नहीं। तो फुल स्कोर मतलब 10 CLB, 11 CLB और 12 CLB। अब आपने इक्विवेलेंसी टेबल्स देख लिए, विच मीन्स कि अब आपको पता है कि आइल्स के जो बैंड्स हैं वो और सेल्पिप के बैंड्स में कितना डिफरेंस है, और इसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। पहले फ़िलहाल मेरे स्कोर्स के बारे में बात करते हैं। लिसनिंग का मेरा जो स्कोर है वो 12 CLB है, रीडिंग का जो मेरा स्कोर है वो 11 CLB है, राइटिंग में फिर से 12 और स्पीकिंग में 11। सो दिस ब्रिंग्स द एवरेज स्कोर टू 12 CLB। ओके, तो अब मैं आपको मॉड्यूल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई मेरे क्या क्या पेन पॉइंट्स थे या जो मुझे अच्छा लगा या जो मुझे थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा। तो दोनों एग्ज़ाम्स हैं भाई, दोनों अपने तरीके से डिफ़िकल्ट भी है और दोनों अपनी तरीके से इजी भी है। कुछ बातें जो इसकी अच्छी है वो सेल्पिप की में नहीं है, और सेल्पिप में जो अच्छी बात है वो आइल्स में नहीं है। तो ये अल्टीमेटली देखो आपको बैलेंस आउट तो करना ही पड़ेगा कि आपको कौन से में ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है। मेरा इशू ये है कि मैंने 3 बार आइल्स दी है, पहली एकेडमिक, दूसरी जनरल और तीसरी अभी दी 2 साल जब वो दूसरी वाली एक्सपायर हो गई। तो ये 3 बार देने के बावजूद भी मैंने
पढ़ाई इसकी ज़्यादा इसलिए की है क्योंकि मैंने कुछ अपने दोस्तों को प्रैक्टिस कराई है, उनके साथ बैठ के खुद प्रैक्टिस की है, कभी कोई फ़ोन करके एडवाइस लेता है तो उनको एडवाइस दी है। तो बहुत बार वो रिवीजन हो गया, उसका दिमाग में ऐसे वो घुस गया है आइल्स की बात, उसमें फिर सिर्फ परफॉर्मेंस की आ जाती है, उसमें कोई फॉर्मेट समझने सीखने जैसा कुछ नहीं है। वेरेज अगर आप सेल्फ पिप पहले से करने जाओगे आइल्स की आदत होने के बाद, तो आपको पहले तो फॉर्मेट समझना पड़ेगा कि चलो भाई ये इसका फॉर्मेट क्या है, इसकी मार्किंग स्कीम क्या है। तो अब जैसे मुझे लिसनिंग में 12 में से 12 आए सेल्फ पिप में, तो 12 लाने के लिए आपको कितने राइट करने पड़ते हैं आउट ऑफ द टोटल क्वेश्चंस। और एक कॉम्प्लिकेशन इसमें यह भी है कि समझ लो 35 का मार्क्स का है पॉइंट्स, अगर 35 आ गए, ठीक है, आपके भी 35 आए, ये एक्चुअल नंबर है, और मेरे भी 35 आए, लेकिन आपको मेरे से ज़्यादा बैंड है, सॉरी आपको मेरे से ज़्यादा CL भी है आइल्स सेल्फ पिप में, लेकिन मुझे आपसे कम सेल्फ पिप में इसलिए स्कोर मिला क्योंकि ऑल्दो दोनों का 35 पॉइंट्स का स्कोर है आउट ऑफ 35 राइट आंसर्स, मेरे इजी क्वेश्चंस ज़्यादा सही है और जो डिफ़िकल्ट है उसमें मैंने ज़्यादा गलती की है, और आपने डिफ़िकल्ट वाले में सही कर दिया और इजी वाले में आप गलती करके आ गए। तो इसी वजह से दोनों के सेम स्कोर होने के बाद भी एक CLB ऊपर नीचे होगा, ये आप मार्किंग स्कीम में वेरीफाई कर सकते हो। तो ये कॉम्प्लिकेशन है इसका कि एक ही स्कोर पे दोनों इंसानों को अलग अलग पॉइंट्स आ सकते हैं CLB। और CLB का इंपॉर्टेंस क्या है ये भी हम लास्ट में देखेंगे। जिन लोगों को देखना है CLB का डिफरेंस, वो मैं उनको लास्ट में दिखा दूंगा कि कितना बड़ा डिफरेंस हो जाता है। और ये आधा बैंड मेरा क्यों मुझे महंगा पड़ा, ये भी आप आगे देखोगे कि आधे बैंड की वजह से अच्छा हुआ कि मैंने ये फिर एग्ज़ाम दी, लेकिन आधा बैंड मुझे महंगा तो पड़ा, मुझे ये फीस तो देनी पड़ी वापस दूसरी बार। तो डिफरेंस ये है कि भाई इसकी मार्किंग क्राइटेरिया अलग है, ये आपको देखना है। तो लिसनिंग में एक बेनिफिट ये है सेल्फ पिप में कि इसमें कोई मैप वैप ऐसा कुछ नहीं है कि इधर से जाओ उधर से लेफ्ट है, ये पेड़ों के बीच में ये है, ये प्लेग्राउंड के पीछे वो है, ऐसी सब कंफ्यूजिंग बातें इधर उधर की होगी नहीं। और ये बात सही भी है क्योंकि ऐसे बेहुदा तरीके से कोई रियल लाइफ में बात ही नहीं करता। रियल लाइफ में आपको बोल देगा कि भाई वो बिल्डिंग दिख रहा है, बिल्डिंग के पीछे जाओ, उधर प्लेग्राउंड है, सिंपल। ये ऐसे एग्जाम की तरह कोई रियल लाइफ में बात नहीं करता कि बस उधर ही से राइट और बस इसके और इसके और उसके ऑपोजिट, ऐसे कोई बात ही नहीं करता। तो वो स्किल चेक करने का कोई फायदा ही नहीं है। यहाँ पे आप सिर्फ यही देख रहे हो कि इनडायरेक्ट लैंग्वेज किसको आ रही है। अरे भाई इनडायरेक्ट लैंग्वेज से ऐसे बात भी कौन करता है, लेकिन खैर कैम्ब्रिज वालों ने बनाई है तो कुछ सोच समझ के बनाई होगी, हमें क्या, ये प्रोसेस है। लेकिन आपके बेनिफिट के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक तरीके से आपको ये भी देखना है कि अगर आपको लिसनिंग में रिकॉर्डेड वीडियो रिकॉर्डेड ऑडियो मुश्किल पड़ रहा है तो आपको आइल्स लेनी पड़ेगी, फिर चाहे उसमें मैप पूछे या कुछ भी पूछे। तो फिर अगेन मैंने आपको बोला कि फिर एडवांटेज भी तो ये है कि आइल्स में एक वो बोल रहे हैं और तभी के तभी आपको लिखने का टाइम भी मिल रहा है इन मोस्ट केसेस। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सेल्फ पिप में एक और डिफिकल्ट चीज़ मुझे लिसनिंग में ये लगती है कि भाई उसमें एक वीडियो वाला क्वेश्चन आता है। लास्ट में एक वीडियो चलेगा, वीडियो में 3 लोग एक साथ बात कर रहे हैं और पूरा वीडियो चलने के बाद आपको पूछेगा कि ये आदमी क्या बोला था, ये औरत क्या बोली थी, इसने क्या सजेस्ट किया, उसने क्या सॉल्यूशन निकाला। तो इसमें एडवांस्ड लेवल की नोट टेकिंग लगती है। ऐसे नहीं कि आप आज फीस भरी 4 दिन के बाद डेट लेके पहुंच गए उधर, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट क्योंकि नोट टेकिंग पे आ गया ना सब खेल आपका। अनलेस आपको फोटोग्राफिक मेमोरी आपको याद ही रह गया कि भाई ये औरत ये बोली थी, ये आदमी ऐसा बोला था, इसने ये हाथ ऊपर करके ऐसे इशारा किया था, मतलब ये बोल रहा था, ये है तो ठीक है। अदरवाइज आपको वीडियो में 3 लोग बातें कर रहे हैं, कौन कौन क्या क्या बोल रहे हैं, तीनों के पॉइंट्स आपको नोट में पता चल जाने चाहिए। फिर आप जैसे भी नोट बनाओ, जो लैंग्वेज में मर्जी चाहे बनाओ। तो ये डिफिकल्ट मुझे लगा था। तो एक टाइम पे मैं ये भी सोचूंगा ना कि भाई ये वीडियो वाला अगर पंगा हो जाता है तो इससे अच्छा तो मैं मैप कर लूँ यार। मेरा कॉन्फिडेंस उसमें था मैप में, तो मैंने सोचा मैप कर लूँ। तो यू हैव टू डिसाइड। तो किसी के कहने पे मत जाना कि मुझे इसने बोल दिया कि सेल्फ पिप ज़्यादा ईजी है तो मैं बस आंख बंद करके चले गया। जरा देखो फॉर्मेट, सोचो अपने आप, आपको क्या कंफर्टेबल लग रहा है।
पैसे करीब करीब उतने ही है, $50-60 का डिफरेंस है, लेकिन पैसे तो दोनों ही ले जाने वाले हैं। तो एटलीस्ट उस जगह पे पैसे दो जहाँ पे आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, आप अपने बलबूते पे आपके पॉइंट्स जो है, स्कोर जो है आपका बढ़ा सको। तो लिसनिंग में बस मेरा ये एक मुझे मुश्किल रहा कि रिकॉर्डेड ऑडियो और वो वीडियो वाला क्वेश्चन। इसके बाद राइटिंग की बात करते हैं जल्दी से, कि राइटिंग में सिमिलैरिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है। और जो सेकंड क्वेश्चन है जहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं, बस सेल्फ-पिप में वो सर्वे रिस्पॉन्स है। सर्वे रिस्पॉन्स मतलब क्या हो गया कि जैसे बोलेंगे कि भाई आपकी गांव की जो काउंसिल है, जो सिटी काउंसिल है, वो सो एंड सो डिसीजन बना रही है। वो डिसीजन में आपके पास दो ऑप्शन देते हैं आपको, कि या तो आप जैसे ऑप्शन ए के साथ जाओ, जैसे भाई कि जैसे डिसीजन हो रहा है कि शहर में प्लास्टिक की जो थैलियाँ हैं वो बंद हो रही है। अब आपको दो ऑप्शन देते हैं, या तो आप ये रिस्पॉन्ड करो कि भाई थैलियाँ बंद हो जानी चाहिए पूरी की पूरी, या आप ये बोलो कि भाई थैलियाँ बेचने दो स्टोर वालों को, लेकिन 15 सेंट में बेचो। ये भी ठीक है। तो आपको ऑप्शन मिलेगा, आपको जो चाहे वो आप पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हो। ये सर्वे रिस्पॉन्स हो गया, जिसका फॉर्मेट तो थोड़ा सिमिलर, लेकिन जिसको लिखने का तरीका थोड़ा अलग होता है ऐसे से। अब ये भी आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और लेटर की जगह पे यहाँ पे ईमेल आता है, बट बेसिकली बात सिमिलर है, वो ईमेल उसमें भी आता है। और फॉर्मल इनफॉर्मल सेम थिंग। तो राइटिंग में इतना कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन एक बात आपकी अच्छी इसमें यह है सेल्फ-पिप में, कि राइटिंग के जो टॉपिक्स होंगे दे बी मोर रेलेवेंट टू कैनेडियन कंटेक्स्ट। और लिसनिंग में भी जो एक्सेंट होगा वो कैनेडियन एक्सेंट होगा, ऑस्ट्रेलियन, ब्रिटिश, ये आड़ा टेढ़ा एक्सेंट इधर उधर से उठा के ऐसा कुछ नहीं होगा। इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम IELTS, तो वो इंटरनेशनल इंग्लिश के लिए उसको हर टाइप का एक्सेंट पूछना पड़ता है। लेकिन सेल्फ-पिप तो कनाडा का है, तो आपको कनाडा का ही एक्सेंट होगा, और जो टॉपिक्स होंगे वो भी कनाडा के ही रिलेटेड। जो आपकी IELTS की जो ये रीडिंग होती है और जो लिसनिंग होती है उसमें आपको ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है ही नहीं। और ट्रू फॉल्स नॉट गिवन ना होने से आपको बेनिफिट ये रहता है कि आपकी इंग्लिश से ज़्यादा ना आपकी लॉजिक टेस्ट करते हैं वो उसमें, कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में इसका लॉजिकल ब्रेन कितना चल रहा है, ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है। लेकिन ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे वो भी एक चीज़ पसंद नहीं है IELTS में, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, क्योंकि कई बार जानबूझ के इतना ट्रिक करते हैं ना IELTS में, तो कभी लगता है कि भाई आप इंग्लिश मेरी चेक कर रहे हो कि मेरी लॉजिक चेक कर रहे हो। तो ये एक चीज़ नहीं है सेल्फ-पिप में जो मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है। अब बात करते हैं हम स्पीकिंग की। तो स्पीकिंग की एग्ज़ाम है, जो मैंने आपको बोला कि स्पीकिंग की एग्ज़ाम में आपको बेनिफिट ये रहता है IELTS में कि उसमें आपको इंसान से बात करनी है। किसी इंसान को यहाँ पे 2 साल हो गए वर्क परमिट के, या स्टूडेंट के भी गिन लो, इतने साल हो गए, तो डे टू डे बेसिस पे इंग्लिश बोलना आता ही है। अब अचानक से उसी इंसान को बोलो कि ले भाई कंप्यूटर में बैठ जा सामने, और जैसे ही रिकॉर्डिंग शुरू होता है 1.5 मिनट के लिए अकेला अकेला स्क्रीन के सामने देख के बोल, और तेरी नज़र के सामने टाइमर ऐसे कम होता जा रहा है, उसको देखते देखते तू पूरा तेरा आंसर बोल। डिफिकल्ट हो जाता है। वो इंसान किस पे फोकस करे, और साथ में ये भी बोल दे कि भाई तू तो बोल, लेकिन तेरे आजू बाजू जो भी 20-25 लोग बैठे वो भी सब बोल रहे होंगे कुछ ना कुछ। डिफिकल्ट हो जाता है ना। तो स्पीकिंग में यहाँ पे 1:1 है, और एकदम साइलेंट रूम में बहुत कंफर्टेबल लगता है, बहुत ही सूदिंग लगता है। और कई बार इतने अच्छे एग्जामिनर आ जाते हैं IELTS स्पीकिंग में कि एनकरेज करते हैं कि ऐसे स्माइल करके आपको देखेंगे आपके सामने, तो आपको लगेगा कि भाई इनकरेज कर रहा है मुझे, और आपको कंफर्ट फील होता है। जितना आपका स्ट्रेस लेवल डाउन होगा उतना आपका दिमाग क्लियरली सोच पाएगा। अब इस कंप्यूटर की स्क्रीन आपके सामने क्या स्माइल करेगी, क्या कमेंट करेगी, क्या आपको नॉन वर्बल फीडबैक देगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये एक पॉइंट डिफिकल्ट हो जाता है स्पीकिंग में। इसके बाद एक ये भी है कि इसमें एक के बाद एक क्वेश्चन जो आपको पूछे जाते हैं ना, वो क्वेश्चन आंसर ऐसा डिस्कशन टाइप नहीं है। जैसे समझ लो कि IELTS में आपको एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसका आप जवाब दे रहे हो, सामने एक और क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो अब क्या हो जाता है कि जब ये सामने एक बैक एंड फोर्थ जब होता है, तो हम एक टॉपिक में थोड़ा थोड़ा डीप जाते रहते हैं। तो इसका एक एडवांटेज ये भी है कि अगर आप एक फैमिलियर टॉपिक पे कैसे भी पहुंच गए, तो आपको उसके रिलेटेड
वर्ड्स भी आते होंगे और आपको उसके रिलेटेड दूसरे अच्छे अच्छे आइडियाज भी आते होंगे। आइडियाज के मार्क्स नहीं मिलते, लेकिन आइडियाज ना मिलने पे जो कंफ्यूजन और स्ट्रेस होता है जिसकी वजह से लैंग्वेज बिगड़ जाती है, उसके तो मार्क्स जाते हैं। आइडियाज ना होने पे कुछ बोलने को नहीं होता, और जब कुछ बोलोगे नहीं तो उसके पास आपको मार्क्स देने के लिए कुछ नहीं होगा। तो डिस्कशन होने पे बेनिफिट है जो सेल्फ-पिप में नहीं है। अब स्पीकिंग में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये आपको मैं बता देता हूँ कि स्पीकिंग में आपको पूछ लिया कि भाई जैसे ये फोटो है, तो उसका एक टास्क ऐसा होता है कि आपको एक फोटो दिखाया जाता है। ये फोटो में आप क्या देख रहे हो बस बता दो, फोटो डिस्क्राइब करो, बस यही आंसर आपका। इसी पे आपको पूरे जो आपका टाइम है वो इसी पे पूरा निकालना है कि ये फोटो में आपको क्या क्या दिख रहा है। अब समझ लो कि मैं आपको एक डाउनटाउन टोरंटो का एक फोटो दिखा दूं और फिर बोलूँ कि इस पे 1.5 मिनट बोलो आप, अचानक से बिना प्रैक्टिस के। मुश्किल हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस करो तो समझ सकते हैं कि ईजी हो जाएगा। तो अब ये तो क्वेश्चन चलो हो गया, आपने 1.5 मिनट कैसे भी बोल दिया। अब मुश्किल ये है कि इसके बाद का जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि अब ये फोटो, सेम फोटो देखो और अब बताओ कि अब आगे क्या होगा ये फोटो में। मतलब फोटो दिखा के आपको बोलते हैं तो उसमें आपको ऑब्जर्वेशन होना चाहिए सही टाइम पे। जैसे आप देख रहे हो उसमें दिख जाता है कि भाई जो साइकिल वाला है वो ऐसे साइड में दिख के चला रहा है, तो बस हो गया, ये पॉइंट मिल गया आपको, उस पर कमेंट करो। लेकिन इसके लिए टाइम लिमिट भी होना ज़रूरी है। टाइम से बहुत पहले, चलो 45 सेकंड्स में ख़त्म हो गया, परफेक्ट इंग्लिश है, लेकिन 45 सेकंड्स में आपका आंसर ख़त्म हो गया, फिर भी वही नुकसान। और समझ लो कि आप बोलते जा रहे हो, रिकॉर्डिंग ख़त्म हो गया, आपको कंक्लूजन या ऐसा कुछ ओवरऑल एक कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिला, फिर वही नुकसान। तो एक लिमिटेड टाइम के अंदर आपको बोलना है। आईएल्ट्स वाला क्या है, फिर भी आपको थोड़ा ज़्यादा लीवे देगा कि हाँ चल ठीक है, 10 सेकंड 15 सेकंड, फिर आपको कट कर देगा। ठीक है, उसको समझ में आ गया क्या बोलना है, वो फिर ऐसे नहीं सोचेगा कि यार इसने कंक्लूजन तो दिया ही नहीं। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें अधूरा रह जाता है आपका रिकॉर्डिंग, क्योंकि इंसान ने पूरी तरीके से आपको नापा नहीं है। तो कंप्यूटर ने रिकॉर्ड कर दिया और वो रिकॉर्डिंग सुन लेगा। तो स्पीकिंग में ये मुश्किलें आ जाती है। और अब हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा जो मुझे ठीक लगा, वो रीडिंग है। रीडिंग में क्या हो जाता है कि आईएल्ट्स का जो रीडिंग है ना, वो बहुत ही मुझे बेकार लगता है। आईएल्ट्स का रीडिंग मतलब कुछ भी टॉपिक और कुछ भी क्वेश्चन आंसर्स और ट्रू फॉल्स नॉट गिवन डाल देंगे। मतलब उन्होंने ऐसा डिसाइड ही किया, इसमें तो किसी को आने ही नहीं देना मुझे स्कोर। वेरे सेल्फ-पिप में क्या है, थोड़ा प्रैक्टिकल है उसका कि भाई देख, सबसे पहले ना वो लेटर दे देंगे और लेटर आपको पढ़ना है। लेटर के नीचे क्वेश्चन आंसर्स होंगे, भाई कौन सा सही है ऑप्शन सिलेक्ट करो। और फिर जो आएगा ना, वो एक इंटेलिजेंट उसने चीज़ डाली है उसमें कि भाई नीचे फिल इन द ब्लैंक्स तो है, लेकिन वो लेटर की समरी नहीं है, वो लेटर का रिस्पॉन्स है। मतलब ये लेटर जो आपने ऊपर पढ़ा उसका क्या रिस्पॉन्स हो सकता है। तो चलो आपने लेटर के आंसर तो कैसे भी ऊपर लेटर में से निकाल के सिलेक्ट कर दिए, लेकिन अगर आपको सच में समझ में आया ना, तभी आप ये लेटर का रिस्पॉन्स का जो है वो फिल कर सकोगे। तो इसमें आपको सिलेक्ट करना है कि भाई चलो ठीक है, जो ये रिस्पॉन्स है उसमें क्या क्या आ सकता है। तो ऊपर वाले में भी आपको सिलेक्ट करना है, नीचे वाले में भी ऐसे करके आपको करना है। तो ये एक यूनिक मैंने रीडिंग में देखा था इसका जो है। एक और रीडिंग में जो अलग बात वो ये है कि आपको एक पूरा वो कॉम्प्रिहेंशन जैसा जो है वो पूरा राइटअप मिल जाएगा एक, उसमें आपको नीचे 6-7 पॉइंट्स होंगे। तो आपको उनको ये बताना है कि ये वाला जो पॉइंट है, जैसे बोल दिया कि देयर इज अ ह्यूज स्पाइक इन द पॉपुलेशन, सो मच सो दैट पीपल आर नाउ सेइंग दैट इट्स अ पॉपुलेशन बूम, और जो भी कुछ भी है, ये वाला पॉइंट आपने कौन से पैराग्राफ में ऊपर पढ़ा, तो उसके आगे A B C या D आपको लिखना है। अगर अजीब सा कोई पॉइंट है जो ऊपर कहीं भी नहीं है या उससे रिलेटेड पैराफ्रेजिंग में या ऐसा सिनोनिम्स में ऐसा कुछ नहीं है, तो यू हैव टू सिलेक्ट नन ऑफ द अबव उसमें, और फिर आपको जो भी है करना है आपके आगे के क्वेश्चंस। लेकिन आप नन ऑफ द अबव कर सकते हो। तो ये खेल है पूरा इसमें कि भाई आपको सच में समझ में आ रहा है वो देख रहे हैं, नॉट कि भाई बस कैसे भी करके कॉम्प्लिकेट कैसे कर दे हम एग्जाम को। तो इस मैटर में मुझे सेल्फ-पिप ज़्यादा अच्छा लगा। तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बस यही रहा है इसमें कि मेरे जो स्कोर्स है वो मिलते जुलते हैं मेरे पिछले पुराने स्कोर से। मैं इसके पहले के जो स्कोर थे मेरे, उसमें मैं आधे बैंड से ही रह गया था,
विच मीन्स कि लोग लाते हैं 8,777 ताकि उनको 100 मार्क्स मिल जाए। तो ये CLB का पूरा गेम है, ठीक है। मैं जो आपको बात कर रहा था कि आधा क्यों महंगा पड़ा मुझे, आधा बैंड क्यों महंगा पड़ा, वो ये रीज़न है। मेरे स्कोर्स थे 8.5 इन स्पीकिंग, 8 इन राइटिंग, लिसनिंग 8.5 एंड 7.5 इन रीडिंग। तो ये बन जाता है मेरा 8,777 का स्कोर। जो 7.5 आया ना मुझे रीडिंग में, वो आधा बैंड यूजलेस है क्योंकि उससे मेरा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। वो आधा बैंड कम भी होता तो भी मेरा 8,777 है। और अगर मेरा वो आधा बैंड ज़्यादा होता पर तो मेरा CLB 10 हो जाता, और CLB 10 होने पे आपको पॉइंट्स आपके बढ़ जाते हैं। तो CLB 9 है आपका और CLB 10 में जाना है तो आपको स्कोर्स बढ़ाने पड़ेंगे। तो आधे बैंड से जो मैं वहाँ पे रह गया था वो यहाँ पे मैं नहीं रह गया। मैंने आपको मेरे पर्सनल रीजंस बताए थे कि मेरे 7.5 जो आए वो बहुत कम थे। रीडिंग में मेरे 7.5 नहीं आने चाहिए। राइटिंग में चलो मुझे पहली बार जब मैंने एग्जाम दी थी IELTS की तो मुझे राइटिंग में 7.5 आए थे, वो मैं समझता हूँ, लेकिन रीडिंग में तो मुझे 7.5 नहीं आने चाहिए, इतना मुझे पता है। तो मेरी जो मिस्टेक थी वो मैंने कबूल कर दी कि भाई इसमें मेरी मिस्टेक थी, मैं कुछ गलतियाँ करके आ गया था। तो अल्टीमेटली आपको यही देखना है कि एक आधा बैंड या एक बैंड की वजह से आपका पूरा CLB अगर चेंज हो जाता है और अगर आपको सेल्पिप की एग्ज़ाम कंफर्टेबल लगती है तो बाय ऑल मीन्स गो अहेड। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सेल्पिप और IELTS अपनी ही तरीक़ों में ईजी है और अपने ही तरीक़ों में डिफ़िकल्ट है। जो लोगों का स्कोर बढ़ा है सेल्पिप देके, उनका कैसे बढ़ा है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये ओवरऑल जो स्पीकिंग और लिसनिंग है वो तो डिफ़िकल्ट सेल्पिप का भी लगता है, नो डाउट, क्योंकि ऐसे नहीं कि वो इंग्लिश ही कुछ अनयूजुअल मांग रहे हैं आपसे, ऐसा नहीं, उसके टेस्ट फॉर्मेट की वजह से। क्या इसका सॉल्यूशन है? हाँ है। आप सेल्पिप की प्रैक्टिस करो, दैट इज़ द ईजीएस्ट सॉल्यूशन ना। इससे ज़्यादा कोई ट्रिक या टिप्स तो कुछ है नहीं। आपको सिर्फ फॉर्मेट की वजह से आपके मार्क्स जा रहे हैं क्योंकि आपको सेल्पिप की प्रैक्टिस नहीं है। अगर प्रैक्टिस आपकी हो जाती है तो वो डिफ़िकल्टी जो है वो कम हो जाएगी थोड़ी। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में मुझे इसका राइटिंग जो है, राइटिंग भी नहीं, सबसे ज़्यादा रीडिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड लगा कि जो है वो है। इस वजह से लोगों के मार्क्स बढ़ जाते हैं क्योंकि रीडिंग में इसकी जो एग्ज़ाम है वो सिंपलर है सेल्पिप की, और IELTS जो है वो फालतू में घुमाता है। इसकी वजह से अगर उनका रीडिंग में स्कोर बढ़ जाता है तो उनका ओवरऑल स्कोर भी बढ़ जाता है। जैसे मैंने आपको मेरे स्कोर का एग्जांपल दिया कि अगर मुझे उसमें आधा बैंड भी ज़्यादा होता तो आज मेरा फुल स्कोर होता और मुझे दूसरी बार एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर ये क्यों देनी पड़ी एग्ज़ाम? रीडिंग की वजह से। तो रीडिंग अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अगर आपको उसका फॉर्मेट आ जाता है सेल्पिप का, तो ट्राई करो। रीडिंग और राइटिंग उसका बेटर लगता है मुझे। लेकिन सामने जिसको डिस्कम्फर्ट आता है पब्लिकली बात करने में या स्पीकिंग की एग्ज़ाम देने में ऑकवर्ड फील होता है या माइंड स्ट्रेस में आ जाता है या जो कुछ भी है, लिसनिंग या फिर लिसनिंग में उनको मेमोरी कम है या नोट टेकिंग उनको आता नहीं है, तो सामने जितने यहाँ पे बढ़े हैं आपके रीडिंग में और उसमें, वो यहाँ पे कम भी तो हो सकते हैं। तो ये सेल्पिप कोई शॉर्टकट नहीं है। आई एम सॉरी टू से कि मेरे पास आपके लिए कोई गुड न्यूज़ नहीं है कि भाई सेल्पिप बहुत ज़्यादा ईजी है। इट्स ओनली कि आपको कौन सी ज़्यादा कंफर्टेबल होती है। तो मैंने अपनी तरीके से जितना मेरे से होता था बेस्ट मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया आपको। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। आई ट्राइड माई बेस्ट टू शो यू द डिफरेंसेस इन बोथ ऑफ दीज एंड आई होप कि आप ये सारी चीज़ें समझ के अपने बेस्ट इंटरेस्ट में जो है डिसीजन वो आप लें एंड आपका जो स्कोर है वो अच्छा हो जाए। विद दिस आई विल टेक योर लीव। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।